नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी का यह हाल, अगर ऐसा हाल रहा जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल है, तब तो बुढ़िया बिस्तर बंध जाएगा ऐसे तो। क्योंकि इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, और ऐसे ही चलता रहा तो झोला उठाने का वक्त भी समझिए आ गया। क्यों कि जिस तरह से चारों तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री या सरकार कह ले हम कि मोदी सरकार घिरी हुई है, खुलासों की एक एक झड़ियां लग रही है। अमेरिका से भी करार टूटा नरेंद्र मोदी की वजह से। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से बात करने की हिम्मत तक नहीं दिखा पाई, और ऐसे में अब 500% की टैरिफ अगर लगता है देश के ऊपर, तो आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे देश के अंदर। और आईटी सेक्टर में नुकसान होगा तो चंद्रबाबू नायडू की चिंताएं इसलिए भी बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका जब मोदी पर हमला बोलेगा, जिस तरह 500% टैरिफ का जो कानून बन रहा है, उससे अगर 500% टैरिफ लग सकता है भारत पर, तो चंद्रबाबू नायडू को आईटी सेक्टर बैठ जाएगा। ऐसे में तो जो इनकम का स्रोत है, और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट ज्यादातर आईटी हब बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में उनका सपना पूरा होने के पहले ही ध्वस्त हो जाएगा। और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से होगा। अब ऐसे में ट्रंप क्या करेंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ट्रंप का कहना यह है कि मोदी की वजह से करार टूटा। मैं तो करार करने के लिए तैयार था, मोदी ने टाइम गवा दिया, 21 दिन सोचने में लगा दिया। अब सोचिए, अभी हमारे देश में विपक्षी पार्टियां कुछ बोल दे या कुछ हो जाए, या कॉलेजों में जेएनयू ये सब में अगर कोई बात हो जाए, तब तो प्रधानमंत्री सोचने में वक्त नहीं गुजारते, तब तो बिना आरोप के आरोप मट करके जेल में डाल देते हैं। तो अमेरिका से बात करने में इतना क्यों? अब इस बात की चिंता जो है वह चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा सता रही है। अब करार टूट गया है, कानून बनने के बाद में जैसे ही पास हो जाएगा वहां की संसद में, तो 500% टैरिफ लगाने के आधिकारिक रूप पर कानूनी तौर पर बात बन जाएगी। अब ऐसे में ट्रंप का कहना कि रसिया से या तो ऑयल पूरी तरह से बंद करने बाद, या तो 500% टैरिफ के लिए तैयार हो जाए। अब रसिया से कम रेट में ऑयल मिलता है, रसिया से कम तो कर दिया है खरीदना, और मुकेश अंबानी ने यह साफ कर दिया है कि मैं रसिया से ऑयल नहीं खरीद रहा हूं, जबकि कम रेट में वह ले करके और बेचते थे। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है, जो सोचने वाली बात है, कि कम रेट में न लेकर के ज्यादा रेट में क्यों ले। और दूसरी चीज कि मुकेश अंबानी का जामनगर रिफाइनरी जो है वह प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, तो वह कहीं से भी ले सकते हैं। सरकार उसमें क्यों कूदने की जरूरत है? सरकार को, सरकार क्यों कूद रही है उसमें? वह प्राइवेट है उनका, तो वह प्राइवेट किसी भी देश से ले और किसी भी देश को बेचे, कितना में भी बेचे, सरकार को इसे, सरकार तो अपना टैक्स लेगी कंपनियों से। तो अब मोदी के वजह से मुकेश अंबानी को भी लेना बंद कर देना पड़ा। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी, जो ट्रंप अपना सामान मार्केट में उतारना चाहते हैं भारत के अंदर, तो अब वह अभी तक करार नहीं हुआ, और जब करार करने के लिए इंडिया तैयार हुआ तो अमेरिका पीछे हट गया कि भाई अब तो वक्त बहुत हो गया, अब तो फिर बात करेंगे, अब नया कानून आने दो, और पहले रसिया से पूरा ऑयल बंद कर लो और वहां से बिजनेस पूरा बंद करो, उसके बाद देखेंगे। अब ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। मैं आप दर्शकों को यह समझा रहा हूं कि मोदी का यह हाल जो है वह चीज समझा रहा हूं। दूसरी तरफ अब चंद्रबाबू नायडू अमेरिका की वजह से पहले ही 25,000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान उनको हो रहा है,
और मोदी सरकार जो वादे कर रही है वह भी नहीं दे रही है। ऐसे में अमेरिका ने अगर 500% टैरिफ लगा दिया तो आईटी सेक्टर बैठ जाएगा, और आईटी सेक्टर का आईटी हब ही चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में डेवलप कर रहे हैं, उसको लेकर के लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर उनका सपना पूरा होने के पहले ही टूट जाएगा और या आंध्रा विकास करने के पहले ही ध्वस्त हो जाएगा, तो फिर नरेंद्र मोदी का साथ क्यों दे। और यह सारी चीजें तब हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा है, इसके लिए हो रही है। भारत से कोई दुश्मनी अमेरिका को नहीं है, ट्रंप को भी नहीं है। दुश्मनी कहा जा रहा है कि मोदी से है। तो यह कैसी दोस्ती है मोदी की और ट्रंप की कि वह कहते हैं माय फ्रेंड मोदी और मोदी कहते हैं माय फ्रेंड ट्रंप, लेकिन प्लीज सर की रट लगाते हैं। तो यह दोस्ती कैसी है कि एक दोस्त से बात करने से भी हिचक रहे हैं और उससे बात करने के लिए सोचना भी पड़ रहा है, यानी कि जरूर कुछ दाल में काला है। जब तो अब चंद्रबाबू नायडू अमित शाह से आकर के दिल्ली में मिलते हैं और कहते हैं कि भैया एक काम करो, आप तो वादा अपना पूरा कर दो, नहीं तो हमारे पास राहुल गांधी का ऑफर है। बड़ी ध्यान से समझिए इन चीजों को। राहुल गांधी का ऑफर है और हम जा सकते हैं, हम आजाद हैं। अगर आप नहीं पूरा करते हो तो हम जाने के लिए आजाद हैं। आप कहानियां मत बनाओ, आप बस अपना काम पूरा कर दो। किसके साथ क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ जो आपने कहा है वह पूरा करो, अन्यथा हमारे पास ऑफर है, मैं इससे अच्छा ऑफर है, मैं जा सकता हूं। तो आज आप गृह मंत्री हो, कल मैं प्रधानमंत्री रहूंगा, आ जाना मेरे पास, फिर मैं बताऊंगा आपको। यानी कि इसका मतलब है कि चंद्रबाबू नायडू के पास प्रधानमंत्री का ऑफर है और इस पर काम चल रहा है, और यह है तो फिर मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे अगर चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बनते हैं तो। पहला रीजन। फिर इस पर हम लोग अंदर पाएंगे, थोड़ा सा बिहार को समझ लीजिए। अब यह चीजें हो गई। बिहार में नीतीश कुमार इस वक्त ठंड के मौसम में बड़ी एक्टिविटी अपनी दिखा रहे हैं, एक्शन मोड जो कहते हैं, तो एक्शन मोड में है, हर जगह घूम रहे हैं और जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रोजेक्ट को देखने लगातार ठंड के मौसम में भी चाह रहे हैं। एकदम से लग ही नहीं रहा है कि वह अब राजनीति से 5 साल बाद संन्यास लेने वाले हैं। वह 2024 से भी ज्यादा और 25 से भी ज्यादा मतलब एक्टिविटी अपनी दिखा रहे हैं, और आवाज में खनखनाहट बहुत ज्यादा है। और यह आवाज में खनखनाहट कब आती है? जब कोई सपना पूरा हो जाए या कुछ चाह रहे थे हम, वह चीज पूरी हो रही है हमारी, तो यह खनखनाहट आती है। इसका मतलब अभी तक नीतीश कुमार इस डर में थे कि उनकी पार्टी टूट रही है और तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी, वह दुनिया देख रही थी, देश पूरा देख रहा था कि कैसे मुश्किल में थे। लेकिन अब सीपी सिंह और मनीष वर्मा, माफ कीजिएगा आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा की घर वापसी से नीतीश कुमार को शायद कुछ हिम्मत मिल गई। और जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस ललन सिंह को नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था, बहुत कुछ ललन सिंह को मिला, जेडीयू से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला, मंत्रालय मिला, बहुत कुछ मिला, औहदा मिला, पद मिला, सम्मान मिला, इज्जत मिला, जीत मिली, शोहरत मिली, सब मिली। उस ललन सिंह को जो अपना सबसे विश्वासी समझ रहे थे, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया, मछली पालन मंत्री बने। मोदी में की सरकार में तो किसी सहयोगी दल को कोई इतना बड़ा औहदा मिला नहीं, छोटा छोटा नमचीन मिला, तो मछली पालन मंत्रालय मिला, 4000 करोड़ का बजट है। अब वह ललन सिंह मोदी और शाह की गोद में बैठ करके नीतीश को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह अपने काबू में नहीं थे, वह किसी का खिलौना बन गए थे, मोदी और शाह का। लेकिन अचानक खेल बदल जाता है, नीतीश कुमार एक्टिव होते हैं और नीतीश कुमार की रणनीति जो चलती है उसमें ललन सिंह फंस जा रहे हैं कि अगर मोदी के साथ इस वक्त जो हालात हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अगर मोदी को लेकर के हटाने के लिए विचार विमर्श है और आवाज उठ रही है, तो यानी कि नरेंद्र मोदी की राजनीति अब दम तोड़ने वाली है, नाव डूब रही है,
कब पूरी तरह से डूब जाए कोई नहीं जानता है। तो फिर मोदी के साथ रहना यानी कि अपनी पार्टी भी छोड़ना और साख भी गिराना, इज्जत भी जाएगा और बदनाम भी होंगे और आगे की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। तो ललन सिंह आकर के नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, संजय झा चूंकि वह आरएसएस के संघी है, भारतीय जनता पार्टी से उनको प्लांट किया गया है, तो वह भाजपा के मोहरा है, यह नीतीश भी जानते हैं। तो नीतीश उनको कुछ महत्व देते नहीं उतना, पहले जो देते थे महत्व वह अब उनका महत्व देना खत्म हो गया है। यह बात अलग है कि मनीष वर्मा आज जाकर के उनसे मुलाकात किए, तस्वीरें आई, लेकिन तो महत्व उनको नहीं दे रहे हैं इस वक्त नीतीश कुमार। और कहा जा रहा है कि कब किस वक्त संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष से हटा करके फेंक दिया जाएगा कोई नहीं जानता। अब ऐसे में नीतीश कुमार जो 85 पर सीटें जीत करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने थे बिहार के अंदर, वह अब दूसरी लार्जेस्ट पार्टी बने थे, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बिहार में थे, वह अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी के और बाकी लोग आ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी उसमें वो कर रहे हैं और जीतन राम मांझी भी सपोर्ट में है, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से चिराग पासवान भी साथ सपोर्ट में है। तो ऐसे में ललन सिंह को मुश्किल हो जाती, तो ललन सिंह आकर के नीतीश के पाले में, यानी कि नीतीश के 12 सांसद नीतीश के साथ आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल यहाँ खड़ी हो गई। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू परेशान किए हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू वादे निभाने की बात कर रहे हैं, अन्यथा समर्थन लेने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी के पास चले जाएंगे, उनके पास हमारे पास ऑफर है, हम तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, तो हम आपके बातों में क्यों आए और आपके पीछे हम क्यों घूमे, खुला खुली बोल रहे हैं। और उधर नीतीश कुमार सरकार पलटने की बात करते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि देश की जनता इन दोनों को देश का सबसे बड़ा गद्दार मानती है और यह मानना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से मोदी आज तक सत्ता में है, नहीं तो सत्ता नहीं रहती मोदी की और देश इतना परेशान भी नहीं होता, लोकतंत्र भी बच जाता और संविधान भी संवैधानिक तौर पर काम भी होते, संस्थाएं भी सही रहती। आज ईडी जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर तांडव कर रही है और ममता बनर्जी चुनौती दे रही है, एक हमारे देश की ही एक ऐसी संस्था जो देश के लिए काम करती है, वह ऐसी बिक गई कि उसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, उसको बुरा भला भी कहना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने जिस तरह ईडी को चुनौती दी, इसके पहले तो कोई नेता नहीं देता था, लेकिन ममता बनर्जी मजबूर हो गई क्योंकि ईडी किसी की गुलामी कर रही है, वह जांच एजेंसी नहीं, वह दलाल हो गई है। तो ऐसे में बड़ी अंदर खाने चिंतित है। अब भारतीय जनता पीएमओ के अंदर हलचल बड़ी तेज है, एक तरह से सन्नाटा भी छाया है कि सत्ता अगर चली गई तो क्या होगा, यह भी डर लग रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका बख्शने के मूड में नहीं है नरेंद्र मोदी को, ट्रंप इनको कंगाल बना करके छोड़ेगा। और कर्ज कोई देगा कैसे जब आपके पास में कोई स्रोत ही नहीं बच रहा है अब, और खाली कर्ज लेते रहोगे, कर्ज चुकाओगे कहां से। नरेंद्र मोदी विरासत में इस देश की आने वाली 2-3 पीढ़ियों को कर्ज दे के रखे जाएंगे कि इस देश की 2-3 पीढ़ियां नरेंद्र मोदी की कर्ज चुकाएंगे। 244 लाख करोड़ का तो कर्ज है ही, और भी कर्ज लेकर के कर्ज चुकाएंगे, नहीं कर्ज चुकाए तो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, फिर इनको वही करना पड़ेगा जो बैंक कहेगा। तो कैसे आप अगर 5,000 या 10,000 या किसी गाड़ी का लोन लिए रहते तो आपका गाड़ी खींच ले जाएगा, या तो रिकवरी के लिए आपका घर बेचेगा। तो नरेंद्र मोदी ने तो देश बेच दिया। यही बात सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दो, नहीं तो नरेंद्र मोदी अब ब्लैकमेल हो रहा है। यह अपने जीवन का कुछ अभिन्न अंग है, जो ऐसा राज है जो छिपाना चाहता है, जिसके जो ट्रंप के पास है, ट्रंप उसके लिए ब्लैकमेल कर रहा है। तो देश सदमे में, दिक्कत में आ जाएगा, गुलामी की राह पर निकल पड़ेगा। यानी कि नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, यह बात हम मान सकते हैं और यह बात कहना अब जरूरी हो गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बड़ी मुश्किल है। अगर ऐसा ही रहा, अगर यही हाल रहा, पीएम मोदी का यही हाल अगर रहा, तब तो बोरिया बिस्तर बदना तय माना जा रहा है, बन जाएगा फिर ऐसे में। और नीतीश नायडू ने भी कर दिया और जनता सड़क पर आ गई, तब तो झोला उठाने का वक्त भी आ जाएगा, झोला भी नहीं बचेगा, झोला उठा करके खाली झोला लेकर के भागना पड़ जाएगा। लेकिन मोदी का यही हाल रहा तो वह वक्त दूर नहीं है, वह वक्त दूर नहीं है कि झोला उठा करके जाना पड़ जाएगा। यह बात तो हम कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मोदी का और शाह का जो रणनीति है, हकीकत यह है कि
यह लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं और सोच ज्यादा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने देश के लिए कभी जिया नहीं है, इन लोगों ने अपने लिए जिया है। और इन लोगों के अंदर एक हुरदंग, कहते हैं ना हुरदंग, न इधर न उधर खेल बिगाड़ दो, न कहते हैं ना गांव घर में खेलूंगा न खेलने दूंगा, खेलिए बिगाड़ दूंगा, वह वाली इन लोगों के अंदर है कि हमारा नहीं तो किसी का नहीं। तो यह लोग देश को बनाए नहीं है, और देश को कितनी मुश्किल से कितनी तकलीफों से इस तरह सजाया गया था और सम्मान बनाया गया था, यह इनको पता नहीं है। तो यह लोग ठाट बाट में आए कि अब तो हम देश के प्रधानमंत्री और देश के हम गृह मंत्री हो गए, हमसे ऊपर तो कोई है नहीं, हमारा ही फैसला फैसला होगा और बाकी सब प्रजा है, हम ही राजा है। तो उसी तरह से 12 साल से चलाए, और चलाए तो उसे चलाने के लिए और रुतबा बनाने के लिए पैसे की जरूरत हुई, तो पैसा जो भी खजाना था खाली कर दिया, और जब खाली हो गया तो बेचना शुरू किया, और बेचने से जब कम पड़ गया तो लोगों को टैक्स लगाना शुरू किया, जीएसटी लगाया, जीएसटी से 52 लाख करोड़ रुपया कमाया। अब तो लोगों के पास पैसे ही नहीं है, सामान ही नहीं करते रहे, तो जीएसटी में भी अब नुकसान होने लग गया है। अब सरकार आगे कैसे चलेगी? अब आगे सरकार चलाने के लिए आपको अलग अलग तरह के और भी टैक्स लगेगा, और बाकी जमीनें खाली करा करा करके यह लोग बेचेंगे। लेकिन बेच रहे हैं तो देश का नहीं, यह अपना घर भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का फंड बढ़ता जा रहा है, आरएसएस की बिल्डिंग बनते जा रही है, अडानी की दौलत बढ़ते जा रही है, अंबानी की दौलत बढ़ते जा रही है, मोदी की दौलत बढ़ते जा रही है, और देश कंगाल होता जा रहा है और जनता भिखारी होती जा रही है। ऐसे में देश को आने वाली 2-3 पीढ़ियों को विरासत में कर्ज दे करके जाएंगे मोदी 50 साल के लिए, तो सोचिए कि देश कहां जा रहा है। दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार खेल न कर दे और नीतीश कुमार सरकार बदल न दे, इसके लिए तेजस्वी यादव के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है पीएमएलए कोर्ट से, कि इनके ऊपर लैंड फॉर जॉब का जो मामला है, इनको किसी भी तरह से इनको गुनाहगार साबित करके इनको एक बार जेल में भेज दिया जाए। 2 साल की भी सजा अगर हो गई तो तेजस्वी यादव 2 साल जेल काटेंगे, 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, 8 साल हो जाएगा, 8 साल के बाद इनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, फिर कोई याद भी नहीं करेगा कि लालू परिवार कभी था भी बिहार के अंदर। तो यह छत्रप राज बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत यह करना चाहते हैं, जिसको पलीदा लग गया, यानी कि सब खेल पलट गया। अब इनके बस की नहीं रही देश को संभालना, यह हर तरफ से इनकी पोल खुल गई है। जैसे ममता बनर्जी ने ईडी की पोल खोल दी और मोदी शाह की पोल, नियत की पोल खोल दी। अब ट्रंप ने मोदी की राज खोल दी, मोदी की पोल खोल दी, मोदी को ध्वस्त कर दिया कि यह सबसे कमजोर प्रधानमंत्री और बेकार प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री है, जो बात करने की हिम्मत न जुटा पाए देश का करार करने के लिए। तो फिर वह व्यक्ति क्या, किस काम का? उस व्यक्ति को देश क्यों झेले? जो व्यक्ति देश को लूट ही रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब चंद्रबाबू नायडू क्यों रहे? इसीलिए आकर के अमित शाह से मिले, क्योंकि वह जानते हैं कि ट्रंप ने अगर 25% लगाया तो 50% लगाया तो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। सी फूड्स मछुआरों का काम वो हो गया, उनका बिगड़ गया, सप्लाई उतना हो नहीं पा रहा है, माल का नुकसान हो रहा है, और 500% लगाए तो आईटी सेक्टर भी बढ़ जाएगा, और जो भी सी फूड्स मछुआरों का काम चल रहा है थोड़ा बहुत, वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी सच कहते थे कि ट्रंप जो बोलेगा मोदी वही करेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब एक ऐसे मोड़ पर देश को ला करके नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया है कि देश कंगाली और गुलामी की राह पर आकर के खड़ा हो गया है। इसीलिए मैंने कहा आप दर्शकों से कि पीएम मोदी का यह हाल अगर है, तब तो बुढ़िया बिस्तर बंधना अब बिल्कुल तय है, क्योंकि भाजपा के लोग भी इनके विरोध में हो गए हैं। और अगर चंद्रबाबू नायडू इस तरह से कह रहे हैं, साफ खुलेआम कह रहे हैं कि आप अगर नहीं करोगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, इंडिया गठबंधन का यानी कि राहुल गांधी का ऑफर हमारे पास है, तो राहुल गांधी की अगर बात गृह मंत्रालय के अंदर चल रही है और चंद्रबाबू नायडू यह जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बुढ़िया बिस्तर उठाने का, झोला उठाने का वक्त इनका आ गया है, और मोदी शाह के लिए वह वक्त अब दूर नहीं बचा जो इनके छुट्टी करने वाला है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।